नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें ईएसआईसी से संबंधित अधिक जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूं। आज के वीडियो का विषय है टाइप ऑफ नोटिसेस फ्रॉम ईएसआईसी, यानी ईएसआईसी से जो अलग अलग नोटिसेस नियोक्ताओं को इशू होती है उनके बारे में आज का ये वीडियो है। कौन कौन सी नोटिसेस ईएसआईसी भेजता है और उसका मतलब क्या होता है, ये आज हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है जितेंद्र। ईएसआईसी के बारे में अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, जिस पे नए जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उनका लिंक तुरंत आपको अपने मोबाइल पे मिल सकता है, तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपको डाउट है या आपको अधिक जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप और फेसबुक कॉन्टैक्ट्स पे मुझे पूछ सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो से। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या डिफ़ॉल्ट होते हैं जिसके लिए एम्प्लॉयर को ईएसआईसी से नोटिस जाती है, और नोटिस के प्रकार क्या होते हैं, डिफ़ॉल्ट नोटिस क्या है, C18 एक्चुअल और C18 एडहॉक क्या है, और इन नोटिस को पाने के बाद नियोक्ता ने क्या करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी नोटिस है। ये पार्ट 1 है। D18, C19, 85B, 45A, ऐसे अलग अलग तरीके नोटिस ईएसआईसी से आपको आती है, उनका हम अगले पार्ट्स में देखेंगे। आज सिर्फ ये 2-3 प्रकार जो है उस पर फोकस करते हैं। तो नॉर्मल कोर्स में नियोक्ता के द्वारा क्या क्या डिफ़ॉल्ट होते हैं, तो जैसे पता है कि ईएसआईसी का कंप्लायंस का डेट 15 तारीख होता है। ये महीना ख़त्म हो गया तो अगले महीने की 15 तारीख से पहले ईएसआईसी का जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर को भर देना होता है। ईएसआईसी एक्ट कहता है, रेगुलेशंस रूल्स कहते हैं कि 15 तारीख के अंदर कंट्रीब्यूशन भर देना चाहिए। अब नियोक्ता ने अगर इसका पालन नहीं किया या पार्शियली इसका पालन किया, कुछ हद तक इसका पालन किया, तो इस हालात में ईएसआईसी के नियमों का उल्लंघन हो जाता है। तो इसके प्रकार ये हो सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ का डाटा ईएसआईसी के पोर्टल पे अपडेट ना करना। जैसे आपके पास इस महीने में 3 लोग ज्वाइन हो गए, पहले 10 लोग थे, तो 10 लोगों का इन्फॉर्मेशन पे ही आपने कंट्रीब्यूशन और वेज रिकॉर्ड अपडेट कर दिए, बाकी 3 लोगों को छोड़ दिया, या पूरे लोगों का कंट्रीब्यूशन आपने अपडेट नहीं किया सिस्टम पे। जैसे ही आप ईएसआईसी पोर्टल पे लॉगिन करते हो एम्प्लॉयज़ की कंट्रीब्यूशन भरने के लिए, तो उसमें आप एम्प्लॉय ने कितने दिन काम किया, उसको कितना पगार दिया, ये डिटेल्स भरते हो, तो अपने आप आगे उसकी कंट्रीब्यूशन आ जाती है। तो आपने वो भी नहीं किया, कितने दिन किसने काम किया, पगार कितना बना, वो भी नहीं बताया, या ये सब डिटेल भर दिए लेकिन पेमेंट नहीं किया, या जैसे पहले बताया कुछ लोगों को रजिस्टर नहीं किया और बाद में आपको पता चला कि ये छूट गया है, फिर आपने लेट रजिस्ट्रेशन करके उन लोगों के नाम ऐड किए। तो इस तरह की ओमिशंस हो जाती है, जिसकी वजह से ईएसआईसी ऐसे नियोक्ताओं को डिफ़ॉल्टर की कैटेगरी में मानता है और उनको नोटिस इशू करता है। तो सबसे पहले तो एक डिफ़ॉल्ट नोटिस कहा जाता है जिसे वो इशू होती है। नॉर्मल कोर्स में अगर एम्प्लॉयर बहुत पुराने हैं, सालों से रजिस्टर्ड है, तो ये नोटिस शायद नहीं आएंगी। लेकिन अगर आपका यूनिट जस्ट शुरू हुआ है, आपने ईएसआईसी के अंतर्गत रिसेंटली रजिस्टर किया है, तो डिफ़ॉल्ट नोटिस पहले भेजी जाती है, ये बताने के लिए कि ये नियम है। आपके जो रिकॉर्ड है ईएसआईसी कार्यालय में, उसके आधार पे ये दिख रहा है कि आपने कंट्रीब्यूशन इन महीनों के लिए नहीं भरा है और ये आप भर दीजिए। नोटिस के पहले ही आपने पैसे भर दिए तो आपने जो पेमेंट किया है उसके प्रूफ ईएसआईसी के कार्यालय को प्रस्तुत करें। तो ये सिंपल नोटिस होती है। ये सूचित करती है कि डिफ़ॉल्ट हुआ है, ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन नहीं भरा गया है, और अगर भरा है तो चालान की कॉपीज़ ईएसआईसी को भेज दे। तो इन्हें जनरली D1, D2, D3 इस नाम से जाना जाता है। D1 यानी डिफ़ॉल्ट नोटिस 1, D2 यानी डिफ़ॉल्ट नोटिस 2, इस तरह से 1, 2, 3 ऐसे इंटीमेशन आ सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, या नहीं भी आ सकते, या एक बार आएगा D1 और सूचना होने के बाद आगे तुरंत एक्शन हो जाएगा, स्टैट्यूटरी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो D1 नोटिस को एक सूचना के तौर पे ले, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, आपका ओमिशन है, आप वो कंप्लाई कर लीजिए तो ईएसआईसी का ऑफिस उन नोटिस को रिकॉर्ड में रख ले। तो इस तरह ये D1, D2, D3 नोटिस आ सकती है। ये सूचना है कि आपने वायलेशन किया है, और इस आधार पे ईएसआईसी कोर्ट में जनरली नहीं जाता है या कोई सख्ती वाली कार्रवाई नहीं करता है। अगली नोटिस हम देखेंगे C18 एक्चुअल।
तो जैसे नियोक्ताओं को D1 D2 नोटिस इशू हुई या नोटिस इशू नहीं हुई, दोनों भी केस में ESIC कार्यालय के पास कोई रिकॉर्ड है आपके और किसी पीरियड के लिए आपने वो रिकॉर्ड अपडेट करके अपना डाटा सबमिट कर दिया है लेकिन पैसे नहीं भरे हैं। तो जैसे समझिए अभी ये सितंबर चल रहा है, आपने जनवरी फरवरी मार्च महीने के चालान जनरेट करके रखे हुए हैं या ESIC के पोर्टल पे ये डाटा अपडेट करके रखा हुआ है कि जनवरी में आपके पास 30 लोग थे, उनके वेजेस समझिए 5 लाख रुपए थे। फरवरी में आपके पास 25 लोग थे, उनके वेजेस 3 लाख रुपए थे। और मार्च में समझ लीजिए कि आपके पास 10 लोग थे और आपने 1.5 लाख रुपए वेजेस दिए। तो ये रिकॉर्ड अगर आपने पोर्टल पे अपडेट करके रखा हुआ है लेकिन पे नहीं किया है, तो जो रिकॉर्ड अपडेट किया है उसके आधार पे ESIC आपको डिमांड करती है कि आपके जनवरी फरवरी मार्च महीने में इस तरह से वेजेस आपने पे किए हैं, इस वेजेस पे 4% के दर से इतना ESIC का कंट्रीब्यूशन बनता है, तो इतने पैसे आप ESIC को दीजिए। तो C18 एक्चुअल एक क्लेम होता है। इसकी लैंग्वेज ये होती है कि ये आपको पैसे भरने थे, वेज पीरियड ख़त्म होने के 15 दिन के अंदर आपको ये पैसे भरने थे, आपने ये नहीं भरे हैं तो ये 15 दिन के अंदर जमा कीजिए, अदरवाइज़ ये वायलेशन है और अगली कार्रवाई की जाएगी। तो इसकी भाषा थोड़ी सख्त होती है और 15 दिन की मोहलत दी जाती है कि आप पैसे भरिए। C18 एक्चुअल हमेशा कोई ना कोई कैलकुलेशन के बेसिस पे डिटरमाइन होता है। तो ये जो भी डिटरमाइन किया हुआ कंट्रीब्यूशन है, ये एम्प्लॉयर ने जो ESIC के ऑफिस को सबमिट किया है उसी के आधार पे आता है। किसी ने ऑनलाइन पोर्टल पे वेज रिकॉर्ड अपडेट किए हो या किसी ने फिज़िकल वेज रिकॉर्ड्स की कॉपी या अपने ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स ESIC में जमा किए हुए हो और उस रिकॉर्ड्स के आधार पे जो भी योगदान डिटरमाइन होता है, जो भी योगदान तय होता है, वो C18 एक्चुअल नोटिस के तहत आपसे मांगा जाता है। आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट ESIC में नहीं जमा किए है या आपका डाटा ESIC के पोर्टल पे अपडेट नहीं किया है या जो डाटा आपने ESIC के कार्यालय को जमा किया है और उसे ESIC के कार्यालय में स्वीकृत किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है, उस इंफॉर्मेशन के आधार पे जो डिमांड नोटिस निकलेगी उसे C18 एक्चुअल कहेंगे। इसमें डिस्प्यूट करने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती, ये आपके सबमिशन के ऊपर ही तय किया हुआ कंट्रीब्यूशन डिमांड है। तो 15 दिन के अंदर ये पैसे भर देना ज़रूरी होता है। इसके साथ चेतावनी भी होती है, अगर 15 दिन के भीतर ये पैसे नहीं भरे गए तो ESIC के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ये फोर्सफुली वसूल किए जाएंगे। तो सख्ती वाली लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको पहले कहा, इस्तेमाल की जाती है इसमें। अगली नोटिस हम देखेंगे C18 एडहॉक नोटिस। तो C18 एडहॉक नोटिस को पहचानने के लिए जैसे बाकी नोटिस के ऊपर राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे लिखा होता है, वैसे इस नोटिस में भी राइट हैंड टॉप कॉर्नर में C18 एडहॉक लिखा हुआ होता है। C18 वास्तविक या C18 एक्चुअल में कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स ESIC के पास होते हैं जिसके आधार पे ये कंट्रीब्यूशन डिटरमाइन किया गया होता है। C18 एडहॉक में ESIC के पास रिकॉर्ड आपके पुराने होते हैं और पुराने रिकॉर्ड्स के आधार पे ये तय किया जाता है कि पीरियड अंडर नोटिस में आपका कितना कंट्रीब्यूशन बन सकता है। तो जैसे आपने दिसंबर तक पैसे भरे हुए हैं, दिसंबर में आपके पास 30 एम्प्लॉयज़ थे और जनवरी फरवरी मार्च में आपने पैसे नहीं भरे हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च में आपका कितना योगदान बन सकता है, इसका कैलकुलेशन दिसंबर 30 के रिकॉर्ड के आधार पे ESIC ने कर लिया। तो ये प्रिज्यूम कर लिया कि पुराना ही हिसाब चल रहा है, या कुछ और भी इसमें आधार हो सकते हैं। कुछ रिकॉर्ड्स आप अगर ESIC को प्रस्तुत नहीं कर पाए, जैसे एक काम किया जिसमें वेजेस और मटेरियल का बाइफर्केशन नहीं है और वो बाइफर्केशन दिखाने के लिए नियोक्ता के पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, तो ऐसी हालात में भी ESIC प्रिज्यूम कर लेता है कि इतना प्रतिशत इसमें वेजेस हो सकता है। तो ये प्रिजम्पशन पकड़ के कुछ अप्रॉक्सीमेट योगदान ESIC के ऑफिस से डिटरमाइन किया जाता है और नियोक्ता को कहा जाता है कि हमारे हिसाब से इतना योगदान ESIC को आपने देना चाहिए, आपसे ये पैसे क्यों ना वसूल किए जाए।
और अगर आपको ये जो कैलकुलेशन है या डिटर्मिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन है इसमें अगर कुछ गलत लगता है या आप उससे राजी नहीं हो तो आपको वैयक्तिक सुनवाई की ये तारीख दी जाती है। इस तारीख को नेसेसरी रिकॉर्ड्स लेके ESIC के कार्यालय में आप अपना पक्ष रखिए। तो इस तरह से इसमें एक पर्सनल हियरिंग दी जाती है। नियोक्ता को ये बोला जाता है कि ESIC ने जो तय किया हुआ है उससे अगर वो राजी नहीं है तो अपने पक्ष में जो रिकॉर्ड नियोक्ता के पास है वो सामने रखे। तो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ एडहॉक नोटिस में होती है। 1 या 2 अपॉर्चुनिटीज नियोक्ता को दी जाती है कि अपना रिकॉर्ड ESIC के अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करे। ये प्रोसेस एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। इसमें कोर्ट के जज की तरह ESIC के अधिकारियों को ऑर्डर पास करने की अथॉरिटी होती है। रिकॉर्ड स्क्रूटिनाइज करना, रिकॉर्ड डिमांड करना, इस तरह के अधिकार ESIC के अधिकारियों को इसमें प्राप्त है। तो जो भी रिकॉर्ड नियोक्ता ESIC के अधिकारियों के सामने रखेगा उसके आधार पे C18 एडहॉक नोटिस में जो योगदान तय किया हुआ है उसमें कम या ज्यादा योगदान तय होता है। ये कम या ज्यादा बेस्ड ऑन रिकॉर्ड वेरिफिकेशन होता है। इसमें वेरिएशन की गुंजाइश है, लेकिन वो वेरिएशन सिर्फ तभी आएगा जब कुछ रिकॉर्ड प्रोड्यूस होंगे। अगर किसी ने रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं किए तो C18 एडहॉक की नोटिस, जो योगदान C18 एडहॉक नोटिस में तय किया गया है उसी पे ESIC फाइनल ऑर्डर पास कर देगा। तो C18 एक्चुअल अमाउंट का जैसे पालन करना ही है वैसा C18 एडहॉक में एक गुंजाइश है। बस हियरिंग की एक सहूलियत दी जाती है जिसमें नियोक्ता अपना पक्ष रख सकता है और एडहॉक नोटिस के अगेंस्ट या एडहॉक नोटिस में जो योगदान ESIC ने निर्धारित किया है उसे कम करने के लिए अपने रिकॉर्ड प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन रिकॉर्ड देखने के बाद अगर ये लगता है कि एडहॉक में क्लेम की गई अमाउंट कम थी तो वो अमाउंट बढ़ भी सकती है। तो ये बेसिकली बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स इसमें डिसीजन लिया जाता है। आपने जो रिकॉर्ड प्रोड्यूस किए ESIC के अधिकारी के सामने, उसके आधार पे C18 एडहॉक से आगे ऑर्डर पास की जाती है। तो फाइनल कंट्रीब्यूशन C18 एडहॉक के बारे में एक अलग नोटिस के फॉर्म में आता है कि C18 तो एक एडहॉक डिटर्मिनेशन था। एडहॉक यानी अंदाजन। जब एक्चुअल रिकॉर्ड आप प्रोड्यूस कर देते हो तो उसमें 2 चांसेस है कि C18 एडहॉक को खारिज करके C18 एक्चुअल ESIC इशू करे या 45A ऑर्डर ESIC इशू करे। ये क्या है, C19 एक्चुअल क्या है, 45A ऑर्डर क्या है, वो हम इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो इसी पे ख़त्म करते हैं इस पार्ट को। आज हमने देखा C18 एक्चुअल और C18 एडहॉक क्या है और इनके आने पे आपको क्या करना है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि 45A ऑर्डर क्या है, C18 इंटरेस्ट क्या है, C19 क्या है, D18 क्या है, 85B क्या है। देखते हैं, थोड़ा सा टॉपिक लंबा है तो ये शायद पार्ट 3 तक चला जाए। कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। ESIC के बारे में अधिक जानते रहने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है जितेंद्र। सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस YouTube चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।